Hello everyone. Under the heading NEP National Education Policy, I would like to present my views on the topic Reimagining Vocational Education System in India. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे जहाँ पे ड्रॉप आउट रेट की बात हो रही है तो इट विल प्रेजेंट अ वेरी ग्लूमी पिक्चर विद रिस्पेक्ट टू इंडिया क्योंकि यहाँ पे जो ड्रॉप आउट रेट है लगातार वो बढ़ता जा रहा है, राइट? जो सिचुएशन है वो बहुत वर्स होती जा रही है और ख़ास तौर से कोविड-19 पैंडेमिक में इस ड्रॉप आउट रेट की जो वैल्यूज़ है वो आपको और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, राइट? विद अ डिक्रीज़ इन द वेजेस या एम्प्लॉयमेंट रेट जो कम हो गया है, इकोनॉमी में जो गिरावट आई है उसकी वजह से भी, राइट? अगर हम एक लोअर क्लास पर्सन से पूछें कि व्हाई ही इज़ नॉट विलिंग टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल, है ना? रेगुलरली वो अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहता है? देन ही मे टेल यू कि यहाँ पे जो मेन कारण है उसका वो ये कि वो लगातार अगर अपने जो पैसे हैं उनको इन्वेस्ट कर रहा है बच्चे के एजुकेशन में, राइट? और अगर वो घर के एक सदस्य को बस स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहा है तो वो एक कमाने वाले सदस्य को भी खो रहा है उतने समय के लिए, राइट? तो इतने सालों तक अगर वो बस पढ़ने पे ही खर्च भी कर रहा है और उस दौरान वो बच्चा कुछ कमा के भी नहीं ला रहा है घर में, कंट्रीब्यूशन भी नहीं दे रहा है इन टर्म्स ऑफ इनकम, तो फाइनली ही विल कंसिडर दैट होल प्रोसेस टू बी अ फ्यूटाइल वन अगर वो बच्चा ग्रेजुएट होने के बाद या मैट्रिक पास होने के बाद एक नॉर्मल सा जॉब भी हासिल ना कर सके, राइट? तो दिस इज द मेन रीजन फॉर द ड्रॉप आउट कि पेरेंट्स को यही नहीं हम सेटिस्फेक्शन दे पा रहे हैं कि व्हाई ही मस्ट सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल, राइट? क्योंकि उसको पढ़ने के बाद भी जॉब के लिए कोई गारंटी नहीं है, राइट? तो एक बार हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को चेक करें तो आप देख ही सकते हैं कि देयर इज अ रेगुलर इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब से हम 2017 से भी बात करें और इस पैंडेमिक में तो बहुत ज़्यादा शूट हुआ है जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, राइट? और इसीलिए कोरस्पॉन्डिंग जो इकोनॉमी में गिरावट आई है वो भी हम एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट प्रपोर्शन उन ग्रेजुएट्स में या उन यंगस्टर्स में है जिनके पास टेक्निकल डिप्लोमा या सर्टिफिकेट तो है मगर दैट सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इज नॉट इक्विवेलेंट टू अ डिग्री, तो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट उनके पास है ना 16.9%। और सेकंड उनके पास है जिनके पास कोई टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा तो है या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, मतलब जितने ज़्यादा वो एजुकेटेड हैं उतने ज़्यादा उनके अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस है। यानी कि यहाँ पे कुछ एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ तो हमारी इंडस्ट्री चाहे मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटैलिटी और कॉर्पोरेट इनमें से किसी भी इंडस्ट्री को हम चेक करें, तो यहाँ पे देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, राइट? यहाँ पे स्किल्ड पर्सन की बहुत ज़्यादा हमें शॉर्टेज दिख रहा है और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि देयर इज़ अ वेरी लार्ज proportion of people जो अनएम्प्लॉयड है, तो ऐसा कैसे? इट इज़ बिकॉज़ यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछना होगा वेदर द यंगस्टर्स are unemployed just because there is a shortage of vacancy या वो unemployable है। unemployable का मतलब है कि क्या उनके पास किसी टेक्निकल एजुकेशन के बाद भी कोई ऐसी खासियत नहीं है अगर जिसकी वजह से उन्हें मार्केट में एक्सेप्ट किया जा सके, तो फिर भी वो अनएम्प्लॉयड ही रहने वाले हैं। तो उस कैरेक्टर को, उस हम एडजेक्टिव को अनएम्प्लॉयएबल कहते हैं, राइट? और इसकी वजह से जो स्टेट, जो परिस्थिति बन के आती है दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके? सो वी नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन कि अनएम्प्लॉयमेंट है किसकी वजह से? इज़ इट बिकॉज़ ऑफ द लैक ऑफ स्किल और क्वालिफिकेशन or is it because of the lack of vacancies, राइट? अब यहाँ पे बहुत चौंका देने वाले तथ्य देखने को मिल सकते हैं कि भले ही वैसे तो हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में उनमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तो वैसे ही कम है। अगर हम 2017-18 एकेडमिक ईयर की बात करें तो वो 26 पॉइंट समथिंग है और अगर यूएसए और चाइना जो 2015 में इसकी वैल्यू पता चला तो वो लगभग 80 के अराउंड है या चाइना में 43 44 के अराउंड है ना? तो यहाँ पे आप कंपेयर करके देख सकते हो कि हमारा जीईआर कितना लो है। चलिए अब माना कि हमारा ग्रॉस
इनरोलमेंट रेशियो कम है, लेकिन उसके बाद भी जो एनरोल हो गए, जो पास्ड भी हो गए और ग्रेजुएट भी हो गए, उसके बाद भी दे आर नॉट फिट टू बी एम्प्लॉयड, राइट? तो इससे दुखद क्या हो सकता है कि हमने उन पे इतना इन्वेस्ट किया, द गवर्नमेंट हैज़ इन्वेस्टेड सो मच, और उसके बाद भी दे लैक द बेसिक स्किल्स एंड द क्वालिटीज़ व्हिच आर डिमांडेड बाय द इंडस्ट्रीज़, राइट? तो यहाँ पे हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले तो उन हायर एजुकेशंस में ही हम एक ओवरहॉल ले आएँ, एक रेनेसांस ले आएँ, जिसमें आप स्कूल से या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही सॉफ्ट स्किल्स प्रदान करें स्टूडेंट्स को, राइट? व्हिच इज़ डिमांडेड बाय द इंडस्ट्रीज़, राइट? जो सभी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें कुछ स्पेसिफिक सॉफ्ट स्किल्स हैं, उनको हम ट्रेन करें स्टूडेंट्स में, राइट? हम डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को उनके शुरुआती सालों से ही स्कॉलरशिप दें, राइट? सो दैट जो काबिल बच्चे हैं, वो पीछे सिर्फ़ इसलिए ना रह जाएँ कि उनके पास रिसोर्सेज़ नहीं थे। लगातार बच्चों को काउंसल किया जाए, इवन एट द स्कूल लेवल, यहाँ पे हम स्कूल लेवल पर भी लगातार हम जो बड़े पद पर जो लोग हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या ऑफिसर्स हैं, उनका विजिट करवाएं, उनको इनविटेशन दें, सो दैट दे कैन गाइड अवर स्टूडेंट्स, और एक कनेक्शन महसूस करें स्टूडेंट्स अपने स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में, या स्कूल लाइफ और इंडस्ट्री में। और जो कॉलेज लाइफ के स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वर्कशॉप, सेमिनार्स और इंटर्नशिप के ज़रिए वो हमेशा कनेक्टेड रहें वर्क प्लेस से, उन्हें पता चलता रहे कि वर्क प्लेस में किस तरीके का करंट सिनेरियो है, और वो वैसे ही स्किल सेट को अपने अंदर डेवलप कर सके, सो दैट वी कैन प्रिपेयर देम फॉर द एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्ल्ड अराउंड देम, राइट? और अगर हम किसी सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, किसी सर्टिफिकेशन डिप्लोमा कोर्स की बात करते हैं, देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड ऑनलाइन असेसमेंट, राइट? जिस तरह से नीट होता है कि एक ही एग्जाम से हम सभी डॉक्टर्स को यहाँ पे चेक कर रहे हैं, है ना? अ, वैसे ही किसी भी आप स्किल सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए एक ही एग्ज़ाम कराइए, है ना? तो इसकी वजह से यहाँ पे आप ज़्यादा कैंडिडेट्स को कम समय में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मैनर में असेस कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट है कि अगर हम नया करिकुलम ला रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरहॉल कर रहे हैं करिकुलम में, बहुत सारा चेंजेस ला रहे हैं, तो देन वी नीड टू हैव वेल ट्रेन्ड एंड डेडिकेटेड टीचर्स टू, जिन्हें फाइनली उसे इम्प्लीमेंट करना है, राइट? और अगर टीचर्स ही करिकुलम से वेल एक्वेंटेड नहीं होंगे, तो हमारा पूरा जो सिस्टम है वो तो फ्यूटाइल हो जाएगा, पूरा प्रोसेस सब कुछ बेकार हो जाएगा, राइट? सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें स्कूल करिकुलम के साथ-साथ ही स्टूडेंट्स को वोकेशनल एजुकेशन देना चाहिए, उसमें गाइडेंस देना चाहिए, राइट? कि अगर वो बच्चा एक नॉर्मल कारपेंटर, मैकेनिक, इवन कॉबलर भी बन रहा है, तो भी वो उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, वो काफ़ी अच्छा हो। इसके लिए हमें उसके जो स्किल्स है, उसको बहुत ज़्यादा रिफाइन करने की ज़रूरत है। उसमें बहुत ज़्यादा काबिलियत, फिनेस लाने की ज़रूरत है। वो कब होगा? अगर वोकेशनल एजुकेशन का स्तर बढ़ जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल करिकुलम इटसेल्फ, राइट? अब अगर जो गवर्नमेंट है, वो सिर्फ वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स पे तो ध्यान दे ही रही है, साथ ही साथ अब क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो देन इट शुड आल्सो फोकस ऑन द लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, क्योंकि हर कैंडिडेट प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बेहतर माहौल को प्राप्त नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ही उसके पास अंतिम जगह बचता है, तो उसे इम्प्रूव किया जाए ताकि वहाँ पर जाने वाला जो स्टूडेंट है, वो भी बेहतर एजुकेशन का लाभ ले सके, राइट? नेक्स्ट है कि अगर हमने जो हाल ही में क्यूएस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स का जो रैंकिंग हुआ था, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखा था, उसमें 1000 इंस्टीट्यूट में भी हमारे इंस्टीट्यूट का रैंकिंग 24 से अब केवल 21 रह गया। ओनली 21 Indian institute could be accommodated in the 1000 best institute अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पर कमी क्या है? यहाँ पे हमारे जो इंस्टीट्यूट का परसेप्शन है, उसमें कमी है, क्योंकि अगर हमारे इंस्टीट्यूट का परसेप्शन अच्छा हो अमंग द वेरियस कंट्रीज, जो बाहर फॉरेन कंट्रीज हैं, तो वहाँ से भी इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटीज हमारे कंट्रीज में आ सकता है। तो बेसिकली व्हाट वी नीड, जो गैप आ रहा है स्किल्स के डिमांड में और सप्लाई के डिमांड में, राइट? जो हम इंडस्ट्री को ग्रेजुएट देने वाले हैं, जो ग्रेजुएट जाने वाले हैं इंडस्ट्रीज में, उनके पास जो स्किल्स है,
वो मैच होना चाहिए कि इंडस्ट्रीज को कैसे स्किल सेट चाहिए, राइट? तो जब ये जो गैप है डिमांड और सप्लाई का, जब ये फिल हो जाएगा, देन ओनली वी कैन हैव अ बेटर एनवायरनमेंट फॉर अवर यंगस्टर्स, राइट? हालांकि अगर हम किसी भी कैंडिडेट को जज करना चाहते हैं तो हम एक ही क्राइटेरिया नहीं ले सकते, बिकॉज यू कैन नॉट जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, राइट? हर इंडिविजुअल का एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें जाने पर ही वो शाइन करता है, राइट? सो वी नीड टू प्रोवाइड दैट प्लेटफॉर्म जिसमें जाकर हमारा जो स्टूडेंट है, जो यंगस्टर्स है, वो जाके शाइन करे, वो भीड़ में खो ना जाए। बिकॉज उससे दुखद कोई नहीं होगा कि अगर इतनी काबिलियत के बाद भी, इतने रिसोर्सेज के बाद भी वो अपने आप को शाइन ना करवा सके, दुनिया के प्लेटफॉर्म पर अपने आप पहचान ना बना सके, राइट? हालांकि ड्रॉप आउट हमेशा ग्लूमी नहीं होता, उसके बाद भी, ड्रॉप आउट करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे फेमस जो इंडिविजुअल्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत आगे बढ़ गए हैं, या उन्होंने बहुत कुछ नया इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर दिया है, राइट? तो चमकने का तो कोई कमी नहीं है, टैलेंट तो एक हवा खुशबू की तरह है, जिसे कोई कैद करके छुपा के नहीं रख सकता। वो निखर तो आएगा ही, लेकिन बेसिकली हमारे एजुकेशन का प्रीमाइस क्या है? वी बिलीव कि अगर उस बच्चे के अंदर इनहेरेंट टैलेंट ना भी हो, तो हम उसे ट्रेन कर सके, क्योंकि इनहेरेंट टैलेंट तो बहुत कम प्रोपोर्शन में ही होने वाला है पॉपुलेशन के, है ना? अगर हम सभी को वो टैलेंट सिखा सके, दे सके, दैट शुड बी अवर एम, राइट? With this, I would like to end my presentation.